नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक पटना से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। रुपेश हत्याकांड के एक और आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी आर्यन जायसवाल गिरफ्तार किया गया है। इंडिगो के स्टेशन हेड थे रुपेश कुमार और इनकी हत्या जनवरी में की गई थी। तो आपको बता दें, पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही। रुपेश हत्याकांड में अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंडिगो के स्टेशन हेड थे रुपेश कुमार और जनवरी में रुपेश कुमार की हत्या की गई थी। और देखिए, रुपेश हत्याकांड में एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आरोपी आर्यन जायसवाल गिरफ्तार किया जा चुका है। और आपको बता दें कि इंडिगो के स्टेशन हेड थे रुपेश कुमार और जनवरी में रुपेश कुमार की हत्या कर दी गई थी। और अब इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। औरंगाबाद और पटना में लूट की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर अपराधियों ने सनसनी फैला दी। औरंगाबाद में लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कैशियर से 41,96,000 रुपए लूट लिए। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना सीरीज के पास की है। लूट के दौरान अपराधियों ने कैशियर को गोली भी मार दी। वहीं पटना में कुरियर कंपनी के कर्मचारी से 12 लाख रुपए लूट लिए गए। एक्सप्रेसवे पर अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और देखिए, पटना में 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधी किस तरीके से बेखौफ है, वो इस खबर से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरियर कंपनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक औरंगाबाद की तस्वीर और एक पटना की तस्वीर, जहां औरंगाबाद में पेट्रोल पंप के कैशियर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 42 लाख की लूट की गई। वहीं पटना में एक कुरियर कंपनी के कर्मचारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और पटना में 12 लाख की लूट की गई। और इसी बीच औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लूटे गए 32 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। रुपयों से भरा बैग छोड़कर अपराधी भाग गए थे, जिसके बाद लूटे गए 32 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। पेट्रोल पंप कर्मचारी से इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं अपराधियों ने 42 लाख रुपए लूटे थे, जिसमें से 32 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। और देखिए, औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लूटे गए 32 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। सिनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका कोर्ट में मंजूर कर दी गई है। सिनारी नरसंहार में 13 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी किया था और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 आरोपियों को याचिका की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 18 मार्च 1999 को सेनारी गांव में 34 लोगों की हत्या हुई थी और निचली अदालत ने 15 आरोपियों को दोषी ठहराया था। बिहार के चर्चित 1999 में सेनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को मंजूर कर दिया है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस फैसले में पटना हाई कोर्ट ने 1999 में हुए सेनारी नरसंहार मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव की कमी को देखते हुए बरी कर दिया था। बहरहाल आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को याचिका की कॉपी देने के लिए कहा है। देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू करेगा तो जिस उम्मीद से बिहार सरकार यहां पहुंची है, क्या आने वाले दिनों में बिहार सरकार को यहां राहत मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने चाइल्ड लाइन के अधिकारियों से भी बात की। चाइल्ड लाइन के सदस्य और पार्सल कर्मी से करीब 1 घंटे तक एनआईए की टीम ने पूछताछ की। चाइल्ड लाइन के सदस्य के मुताबिक घटनास्थल के पास ही उनका दफ्तर है, लिहाजा एनआईए की टीम ने जो जानकारी मांगी वो उन्होंने बताया।
क्या परिस्थिति था, कब हुआ, यही सब चीज़ें क्योंकि हम लोग के सामने हुआ था, इसलिए हम लोग को बुलाया गया था और कोई विशेष कितने लोगों से पूछताछ हो रही है? जो भी डिपार्टमेंट के थे उनसे बातचीत चल रही है, जैसे पार्सल हो गया, चाइल्ड लाइन हो गया। अच्छा, आपने क्या बताया, क्या देखा था, उनकी हुआ क्या था? एक मिनट। हम तो घटना के बाद पहुँचे थे यही बात। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में इन दिनों जंगल से भटके बाघ का खौफ है। बाघ को पकड़ने के लिए पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू जारी है। वन विभाग की 3 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। वन विभाग के रेस्क्यू में ड्रोन कैमरा और हाथियों की भी मदद ली जा रही है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में इन दिनों बाघ का दहशत है और आसपास के गांव में वन विभाग ने भी सतर्क रहने का अल्टीमेटम दिया है और उस बाघ को पकड़ने के लिए पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू चल रहा है। सामने हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू वाहन के साथ वनकर्मियों की टीम लगी हुई है और हाथी के सहारे भी अंदर के इलाकों में रेस्क्यू चल रहा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ड्रोन कैमरा का भी मदद लिया गया है कि लगातार बाघ का मूवमेंट बदल रहा है। इसके लिए बाघ का ट्रैक करने के लिए ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, पूरे वन विभाग की टीम मुस्तैद है और वन विभाग ने 3 टीम का गठन किया है जिसका WWF के सौजन्य से यह रेस्क्यू चल रहा है। तो वन विभाग के एक अधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मूवमेंट सब देखा जा रहा है टाइगर का। टाइगर का मूवमेंट अभी जंगल के अंदर के तरफ में है, लेकिन बहुत अंदर के तरफ में उसको ले जाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले 3 दिनों से है, कितना दहशत है? नहीं, दहशत तो नहीं है, लेकिन कुछ पैनिक जैसा बना हुआ था जिसको हम लोगों ने कंट्रोल किया है और गांव वाले को हमने सतर्क किया है। वो उसके लिए हमने 2-3 टीमें हमने गठित की है जिसमें प्रचार किया जा रहा है ट्रैक्टर के द्वारा, विभागीय व्हीकल के द्वारा। सभी रेंज से स्टाफ को बुलाया गया है। डीएफओ साहब के निर्देशानुसार। वहीं समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर। 6 घंटे बाद समस्तीपुर शहर का जाम खत्म हो गया। वहीं नगर निगम के लिखित आश्वासन के बाद जाम खत्म किया गया। पानी निकालने के लिए 100 HP का पंप लगाने का आश्वासन दिया गया है और पंजाबी कॉलोनी के लोग जल जमाव से परेशान हैं। आक्रोशित लोगों ने भोला टॉकीज के पास ये जाम किया था। तो देखिए, समस्तीपुर से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से नगर निगम के रवैये से लोग परेशान थे और परेशान लोगों ने जाम किया था। वहीं 6 घंटे से अधिक तक ये जाम रहा और उसके बाद हमने जब खबर चलाई तब प्रशासन जागा और उसके बाद प्रशासन के आश्वासन के बाद इस जाम को हटाया गया। हम लोग पिछले 1 महीना से बाढ़ की स्थिति में रह रहे हैं। नाली के पानी में खाना खा रहे हैं और नाली के पानी को पी रहे हैं और मरने की स्थिति में होगा कि डायरिया होगा, मलेरिया होगा, फलेरिया होगा और सब बच्चों लोग हम लोग पहले कोरोना से क्या मरेंगे, इसी से मर जाएंगे। ये हालत में है। पिछले 1 महीना से प्रशासन हम लोग को लॉलीपॉप दे रहा है, यहाँ पंप लगा रहे हैं, वहाँ पंप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रशासन रहता है तो पंप चलता है, जैसे ही गया सब गायब, जैसे आया सब आ गया। ये सब खाली अपने प्रकृति के विरोध में काम कर रहा है। ये लोग कभी जीवन में कभी कोई काम किए नहीं, आज इन लोग को काम करना पड़ रहा है तो हालत ख़राब हो रही है। और नगर प्रशासन को कहते हैं, SDO साहब को कहते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते। 100 फ़ोन किए हैं तब स्कूटी आया है अभी जाम छोड़ाने के लिए। हम लोग को न्याय चाहिए, पानी हटना चाहिए। अब पानी जो पंप सेट लगा हुआ है, स्कूटी वाले तो क्या बोल रहे हैं? वो कुछ नहीं कहते, हम इसका कोई अच्छे नहीं है, देहात का पानी आ रहा है, हम ना चिन्ना दिस डैट बोल रहे हैं। धर्मपुर का क्षेत्र है और जो BED कॉलेज का क्षेत्र है उसमें जल जमाव है और जल जमाव के लिए हम लोग लगातार 24/7 हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन पानी निकलने का दर धीमा है। इसी कारण से जनता ने आक्रोश में आके यहाँ पर किया था, उनको समझाया गया है, उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया है। और इसी बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबैया हवाई अड्डे को मंजूरी मिल गई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से जोड़ने की स्वीकृति दी गई है। तो देखिए, गोपालगंज से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर
सांसद डॉक्टर आलोक कुमार ने संसद में ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सबैया हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से जोड़ने की स्वीकृति भी मिल गई है। और गोपालगंज से सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, देखिए, आपने संसद में ये मुद्दा उठाया था, तो ये कहा जाए कि आपकी जीत हुई है। देखिए, सबैया हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। जी, सबैया हवाई अड्डा कई सालों से बंद पड़ा था। ये 571 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। थोड़ा इंक्रोचमेंट का भी शिकार हो रहा है। मैंने अपने माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में मैंने सदन में कई बार 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में और 377 में भी लगाया। मंत्री महोदय से भी मुलाकात की कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उड़ान योजना चल रही है, जिसमें है कि उड़े देश का आम नागरिक, जो अक्टूबर 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी, उसके तहत हमारे सबैया एयरपोर्ट को फिर से चालू करने की कोशिश की जाए। हाँ, मेरे इस प्रश्न और रिक्वेस्ट के आधार पर माननीय मंत्री ने, सिविल एविएशन मंत्री जी का जवाब अभी हमें मिला है कि उसको आरसीएस उड़ान योजना के तहत इसको असेवित सेवा में मतलब इसको जोड़ दी गई है। असेवित मतलब 2 तरह की सेवाएं हैं, असेवित और कम सेवित। तो चूंकि ये बहुत दिन से वैसे ही रिजेंट पड़ा हुआ था, इसलिए इसको असेवित में ली गई है। उसके बाद इसको सेवित की जाएगी। पहले तो कहीं बिल्कुल इसका पता ही नहीं था कि ये कहाँ है। तो इसके लिए मैं अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, अपने माननीय मंत्री और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ। आलोक जी, देखिए, सबैया जो हवाई अड्डा है उसको मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ के लोगों को इससे कितना फायदा होगा। सबैया के लिए गोपालगंज जिले को, खासकर गोपालगंज और सिवान जिले में आपको मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा लोग खाड़ी देश में रहते हैं और सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इस 2 जिले को मिलता है, सिवान और गोपालगंज। तो सिवान और गोपालगंज तो इससे लाभान्वित होगा ही। बगल के जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया का पोर्शन और देवरिया के कुछ पोर्शन, ये 5 डिस्ट्रिक्ट इससे लाभान्वित होंगे। और हमारे जो भाई सब रहते हैं खाड़ी के देशों में, उनके लिए बहुत डायरेक्ट सुविधा हो जाएगी। ये सबसे बड़ी तोहफा है हमारे गोपालगंज के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से, हमारे माननीय नगर विमानन मंत्री जी के तरफ से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से। आलोक जी, स्वीकृति मिल गई है, लेकिन कितना वक्त लग सकता है इस पूरे ढांचे को तैयार करने में? मैं प्रयास करूंगा कि इसको जितना जल्द से जल्द इस ढांचे को तैयार करा जाए। थोड़ी सी इंक्रोचमेंट है, उसी की समस्या आएगी। वो भी समस्या मैं सरकार से मिलकर कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसको शुरू की जाए। बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गोपालगंज से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सबैया हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी गई है और ये इस मंजूरी से जो गोपालगंज के लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को जोड़ने की भी स्वीकृति दी गई है। और आपको अभी बता दें कि सांसद डॉक्टर आलोक कुमार ने संसद में ये मुद्दा उठाया था और अभी हम उन्हीं से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाए। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बूढ़ी गंडक और संगम नदी में आए उफान की वजह से कई गांव बाढ़ की पानी में घिरे हुए हैं। सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाकों में बाढ़ की वजह से कैसी तबाही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपा रखा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाकों की तस्वीर, जो एसकेएमसीएच अस्पताल के तरफ का जो इलाका है। कई सारे ऐसे गांव हैं जो बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हर तरफ आपको सैलाबी नजर आ रहा होगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कई सारे गांव के लोग किस विकट परिस्थिति में किसी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगम नदी और बूढ़ी गंडक नदी जो दोनों मिलता है, उसके बाद इस दोनों नदियों के मिलने के बाद गांव की स्थिति क्या हो गई है आप अंदाजा लगे। जो हरे हरे पेड़ों के झुरमुट को आप देख रहे हैं वो बस्ती है, लेकिन उसके चारों तरफ पानी ही पानी है
और इस पानी की वजह से एक बड़ी आबादी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और ये तस्वीर ये बताने को काफ़ी है कि अभी मानसून की बारिश भी बहुत तेज गति से शुरू नहीं हुई है, बावजूद इसके अभी कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। यानी कि अभी मानसूनी बारिश बाकी है और अगर मानसूनी बारिश हुई तो इन इलाकों की परेशानी और बढ़ सकती है। तो तस्वीर देखिए कि चारों तरफ आपको एकदम जल सैलाब सा नजर आ रहा होगा, जिससे इस गांव में रहने वाले लोग भी बेहद परेशान हैं। कुछ ऐसे ही शख्स हैं, एक हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे आप लोग रहते हैं इस इलाके में, मतलब कैसे आना जाना होता है? यहाँ पे तो सर बहुत प्रॉब्लम है। नैया के सहारे से जो आया जाता है, आप तो देख ही रहे कि रोड पर सब लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये हर साल जो है यही हाल होता है। अच्छा, हर साल ऐसी हर साल यही स्थिति है। तो गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए जरा, मतलब कोई राहत मिलना चाहिए। अभी देखिए रहने के सहने का कितना प्रॉब्लम है, बच्चे लोग हैं, मवेशी पाले हुए हैं लोग। तो गांव की स्थिति क्या है अभी? बहुत जर्जर है सर, बहुत प्रॉब्लम है। तो देखिए गांव की स्थिति भी जर्जर है, जैसा कि स्थानीय बता रहे हैं। हमने कोशिश की थी गांव में जाने की, लेकिन कोई नाव भी नहीं चल रहा है कि जिसके सहारे जाकर हम गांव की तस्वीर दिखा पाए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है, उस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाकों में बाढ़ ने कितना कहर बरपा रखा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, NH57। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन जारी है। बाहर निकलने के लिए जब नाव नहीं मिली तो लोगों ने जुगाड़ का नाव तैयार कर लिया। ट्यूब वाले जुगाड़ के नाव पर चढ़कर रस्सी के सहारे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से जुगाड़ की नाव लोगों ने बनाई और उसके बाद वहां पर आवाजाही की जा रही है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि इस तरह की जुगाड़ आपके जान पर भी खतरा बन सकती है। बाढ़ग्रस्त इलाके में लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दरभंगा मुजफ्फरपुर के एक गांव की तस्वीर, और पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। नाव भी उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को जब किनारे आना पड़ता है तो फिर कैसे जुगाड़ का नाव बनाते हैं, उसकी तस्वीर आप देखिए। एक 2 टायर को एक साथ बांध के एक चचरी दे दिया गया और उसके बाद उस नाव का निर्माण करा दिया गया। और नाव चल कैसे रहा है ये पर देखिए कि किनारे कैसे एक धागा बांधा गया है। आप देख सकते हैं कि जो नाविक है वो धागे के सहारे आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे जुगाड़ टेक्निक के सहारे गांव के लोग एक दूसरे सड़क के किनारे आ रहे हैं या फिर सड़क से फिर वापस गांव की ओर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रशासन को ऐसे गांव में जहां पे आने जाने का कोई साधन नहीं है तो नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हैरान करती है कि बड़ी संख्या में जो बस्ती है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो धीरे धीरे पलायन करके सड़क पर आ चुके हैं। लेकिन जो गांव में किसी कारण से गया उसे सड़क के किनारे आना है, उसके लिए नाव का भी सहारा नहीं है। और एकमात्र सहारा अगर कुछ है तो ऐसे ही जुगाड़ टेक्निक से 2 टायर के सहारे बना हुआ एक नाव जो धागे के सहारे किनारे की ओर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं, कैसे कष्ट में लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और ऐसे ही जुगाड़ टेक्निक के सहारे किसी तरीके से किनारे आकर रोजमर्रा का चीज लेकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक और तस्वीर देखिए कि ठीक सड़क के किनारे जो गांव के जो लोग हैं वो जान बचाने के लिए सड़क के किनारे आश्रय लिए हुए हैं। और इन्हीं लोगों को जब किसी गांव में किसी काम से जाना पड़ता है तो वापस फिर इसी टायर का नाव जो बना हुआ है उसी के सहारे यहाँ पर जाते हैं। और आप देखिए कि नाव बिल्कुल करीब आ गया और ऐसे ही दिन रात चलते रहता है, क्योंकि और भी कोई जरिया नहीं है कि गाँव से बाहर आप निकलें तो आपको नाव मिलेगा। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद साफ है कि प्रशासन को ऐसे गांव को चिन्हित करना चाहिए जहां पे अगर गांव से लोगों को बाहर जाना है तो कम से कम नाव तो उपलब्ध करा दे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमितराज, मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी के तेज कटाव से लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। महानंदा नदी सुगवा महानंदपुर गांव में कटाव कर रही है। यहां खेती की करीब 50 एकड़ से ज्यादा जमीन पानी में समा गई है। वहीं चनकी ताराबाड़ी गांव में कनकई नदी के कटाव से कई घर और सड़क नदी में समा गए हैं। सुगवा महानंदपुर गांव में बड़े बड़े पेड़ भी महानंदी नदी में समा गए हैं और कटाव के चलते लोग दहशत में हैं। ताजुब की बात यह है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन भी बेबस नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर वो राहत और बचाव कार्य के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है।
आज लगभग 15 दिन से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आदमी या फिर विधायक जी की तरफ से कोई आदमी यहाँ पर आए, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुँच पाए हैं। इससे पहले हम लोग जो है विधायक जी के यहाँ लेटर भी दिए थे, जिसका कोई एक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ आश्वासन देकर के रखे। अभी महज देखिए, इधर थोड़ा घर की तरफ दिखाइए, ये घर जो है बहुत, ये घर से नदी बहुत दूर पर थी, लेकिन जो है अभी करते करते बिल्कुल करीब में आ गए। कुछ ही देर बाद जो लगता है मेरे ख्याल से अगर इस तरह कटने से वो घर नदी में समा जाएगा। जनप्रतिनिधि तो हम लोग विधानसभा में इस मसले पर क्वेश्चन भी किए हैं और इस मसले पर जिलाधिकारी को भी दिए हैं, उसका भी फाइंडिंग आपको भिजवा देंगे। क्वेश्चन भी हुआ है, क्वेश्चन में था कि अभी स्थिति सामान्य है, जवाब था सरकार का, जब ऐसी स्थिति होगी तो हमसे निपटा जाएगा। बेतिया के मझौलिया प्रखंड में सिकरहना नदी का कहर लगातार जारी है। रामपुरवा महानवा पंचायत में नदी का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों घर में पानी घुस गया है। धान और गन्ना की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। प्रशासन की बेरुखी से लोगों में नाराजगी है। हालांकि प्रशासन हर व्यवस्था करने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन लोगों के मुताबिक दावों में कोई दम नहीं है। मुखिया जी अभी तो ना आए, ना कोई विधायक आए, ना कोई ब्लॉक से, ना सीओ आए, ना बीडीओ आए, कोई बात ना। हम लोग ब्लॉक जाते हैं तो मुलाकात होती है ना, यही बात है। समय से हम लोग मुखिया जी कहते हैं तो हमारा टर्न खत्म हो गया है ना, हम आप लोग जाकर जहाँ मगे तहाँ खोजिए। समस्या ये बा जे सब पानी से पूरा लोग परेशान बा। आए अभी तक हमनी के कोनो सहायता मुहैया उपलब्ध नहीं है होत। हमनी के बराबर वार्ड साहब लोग के परेशान करता नहीं सकी जे कोनो मुहैया उपलब्ध करावा गरीब के, जौना से न्याय मिले, ओकर हक ओकरा तक पहुँचे। जौन कोनो हक नहीं है मिलत, ए बेरा गरीब तबका के लोग जौन बा ई सब परेशान बा, बाढ़ से पीड़ित बा। एकर कोनो सुविधा यह बेर तक नहीं है आई। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक